जर्मनी से आने के बाद राघव भी काफ़ी वीक हो गया था। 3 महीने का बोलकर 6 महीने लगे थे उसको जर्मनी में। काम अब ज़्यादा बढ़ा लिया था उसने अपना। हर पल वो अपने आप को काम में बिजी रखने की कोशिश करता था। जब वो जर्मनी में था तो वो आदिति को एक पल के लिए भी भूला नहीं था, इतना काम होने के बावजूद भी। जब भी वो कभी फ्री होता और मार्केट में घूमने के लिए निकलता था, उसे कोई भी सुंदर चीज़ दिख जाती तो तुरंत सोच में पड़ जाता कि कितनी खूबसूरत है ना, ये आदिति पे कितनी अच्छी लगेगी, और वो तुरंत उसे खरीदता था। राघव अक्सर सोचा करता था आदिति कितना सह रही है उसके लिए, कितना बड़ा मन था उसका, जो राघव की सच्चाई जानने के बाद भी उसने राघव का जिंदगी भर साथ निभाने का फैसला किया था। ऐसा वो अक्सर सोचा करता था आदिति के बारे में। क्या अधिकार था मुझे आदिति की जिंदगी यूं इस तरह से छीनने का? ऐसी जिंदगी जीने का क्या ही फायदा जिसमें कुछ भी नहीं। और मैंने उससे शादी क्यों की थी? डॉक्टर ने आशा तो दिखाई थी मेरी ठीक होने की, लेकिन मुझे तो अच्छे से पता था ना, हर एक को अपने शरीर के बारे में डॉक्टर से ज्यादा पता होता है कि उसके शरीर का सच क्या है। सारा दोष मैं बुआ पे नहीं ढकेल सकता, उसे मैं निर्दोष नहीं हो सकता। मैंने झूठ मूठ का ही अपने आप को क्यों समझाया था? झूठी आशा रख के शादी के बारे में सोचा ही क्यों था मैंने? क्योंकि आदिति की खूबसूरती ने मुझे पागल किया था। इसीलिए इस दुनिया में जो भी सुंदर चीज हो वो चीज मेरी ही होनी चाहिए। कहीं मेरी ये जिद तो नहीं थी, या वो अहंकार था? क्या समझूं मैं इसे? पुरुष अहंकार जो दिखाने का भूत मुझ पे उस टाइम सवार हुआ था? आखिर क्या समझूं मैं इसे? और क्या था? राघव अपने पास्ट में चला जाता है। उसे याद आता है आदिति के वो पिक्स जो उसने माँ और नंदिनी दीदी को दिखाए थे। उस टाइम शौर्य भी तो वहां था, उसे भी तो आदिति अच्छी लगी थी। ये वही शौर्य था जिसने बचपन से ही राघव का सब कुछ छीनना चाहा था। वो सबरवाल्स का इकलौता नाती था, इस घर की प्यारी बेटी का सबसे प्यारा बेटा, इसलिए तो वो सबका लाडला था। उसके आगे राघव का हमेशा से हार माननी पड़ती थी। उसे याद आया अगर वो आदिति से शादी को प्रपोजल को ठुकराता तो शौर्य रेडी ही बैठा था उसे शादी करने के लिए। वहां पे भी राघव को शौर्य के सामने हार माननी पड़ती और आदिति शौर्य की हो जाती। फिर से एक बार शौर्य के सामने हारना पड़ता उसको। और इसीलिए तो मैंने शादी की जल्दी की थी। उसे अब अच्छे से याद आता है सब कुछ। लेकिन इसका अंत क्या हुआ? जो हुआ वो शौर्य की वजह से ही हुआ, उस वक्त भी और आज भी। राघव के माथे का पारा चढ़ चुका था। शौर्य के प्रति उसके मन में भयंकर नफरत आ गई थी। गुस्से से वो लाल हो उठा था। उसको खुद पे भी गुस्सा आ रहा था, शौर्य पे भी, इस सारी दुनिया पे भी, और सबसे ज्यादा उसको अपनी बदनसीबी पे गुस्सा आया था। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ के रखा था, इतना वो गुस्से में पागल हो गया था। वो खुद से ही सवाल करता है, अभी जो मैं आदिति के साथ बर्ताव कर रहा हूँ वो सच में मैं अच्छा हूँ इसलिए, या फिर मेरी कोई मजबूरी है इसीलिए? आदिति ने सच ही तो कहा था। क्या मैं मन का बड़प्पन दिखाकर उसको अपने एहसान तले दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर खुद की कमजोरी छुपा रहा हूँ? ये सब किसी लिए? वंश बढ़ाने के लिए? उसके लिए तो नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं बच्चा गोद ले लेता। मैं ये जो कर रहा हूँ वो सिर्फ इसीलिए कि मैं दिल से आदिति को चाहता हूँ। वो मेरी धर्म पत्नी है, उसका जिंदगी भर ख्याल रखना मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और वो फिर से सोच में पड़ जाता है, क्या आदिति सोच रही है वो सच है? क्या सच में मैंने उसको फंसाया है? और क्या अब मैं अच्छा बनकर कहीं खुद को ही नहीं फंसा रहा हूँ? इन्हीं विचारों के साथ उसकी आंखें चमक जाती है। दरअसल राघव बचपन से ही थोड़ा इंट्रोवर्ट था। ज्यादा किसी से बातचीत करना उसके स्वभाव में ही नहीं था, इसलिए उसके इर्द गिर्द
जो भी घटनाएं होती थी वो उसे एकदम बारीकी से ऑब्जर्व करता था, और जब तक उस बात का सच क्या है वो पता नहीं चलता वो शांत नहीं बैठता था। तो क्या शादी भी ऐसी ही की है उसने, सिर्फ प्रिडिक्शन पे, अंदाजे पे? इसको क्यों बारीकी से ऑब्जर्व नहीं किया गया? क्या मुझे पता नहीं होना चाहिए था कि शादी जैसी बात पे अगर मैं कोई प्रयोग करता हूँ और इसमें अगर मैं असफल हो जाता हूँ तो उस लड़की का क्या होगा? क्यों नहीं सोचा था मैंने आदिति के बारे में? सिर्फ अंदाजे से ही शादी जैसी जिंदगी के इतने इम्पोर्टेंट फैसले में बिना सोचे समझे मैंने क्यों इतनी बड़ी छलांग मारी? आखिर क्यों? राघव को अपनी सोच पे पछतावा होने लगता है। वो सोच सोच के उसका माथा सुन्न हो जाता है। वो ऑफिस से अपना काम जल्दी निपटा कर घर के लिए निकल पड़ता है और जल्दी से खाना खाकर सो जाता है। जर्मनी से लौटने के बाद राघव ने अपना पूरा ध्यान आदिति पे ही लगाया था। उसे हंसाना, उसे रिझाना, उसकी पसंद का पूरी तरह से ख्याल रखना, जो भी उसे अच्छा लगता था वो सब कुछ वो उसे लाकर देता था। बहुत सालों के बाद वो खुश रहने लगा था। वो अपना बचपना जी रहा था। राघव को इतना खुश देखकर निर्मला जी भी खुश हो गई थी। उन्हें अब राघव में एक आशा की किरण दिखने लगी थी। उनको अब ऐसा लग रहा था कि शायद वो गलत थी, लेकिन नहीं, राघव का शादी का डिसीजन अब उन्हें सही लगने लगा था। हाँ, मन में एक अपराधीपन की भावना जरूर थी, लेकिन वो वहां तक कि वो उसे ज्यादा फैलने नहीं देती थी। सभी अपना स्वार्थ देखते हैं, मैंने भी देखा, अपने लिए नहीं अपने बच्चे के लिए देखा। कोई भी माँ मेरी जगह पे होती तो शायद ऐसा ही करती। उनके मन की इच्छा पूरी होने जा रही थी। सबरवाल के स्टेटस अब सोसाइटी में एक स्टेप ऊपर आने वाला था। उनकी मान प्रतिष्ठा को अब कोई हानि होने वाली नहीं थी। उनका सम्मान वैसे ही सोसाइटी में बरकरार रहने वाला था। वो ये सोच सोच कर दिल से खुश हो जाती है। राघव हर रोज सुबह आदिति को लेकर घूमने चले जाता था। सुबह की कोमल किरणों का आनंद वो दोनों एक साथ लेते थे। आदिति से ज्यादा राघव खुश रहने लगा था। लेकिन यहाँ आदिति राघव का ये रूप देखकर ज्यादा सीरियस होते जा रही थी। वो अक्सर सोचा करती थी कि राघव को मुझ पे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। उसे इस बात का आश्चर्य हमेशा होता था। जानती हूँ कि ये शरीर से निर्बल है, दुर्भाग्यवश नियति ने उनके साथ सच में बहुत बुरा किया है, लेकिन ये मन के कितने विशाल है, बिल्कुल राजा जैसे। एक अच्छे राजा को भी अपने प्रजा का ख्याल खुद से ज्यादा होता है। राघव का एक नया रूप आदिति को दिखने जा रहा था, और वहीं पे धीरे धीरे अपने दिल के जख्म भी उभरते जा रही थी। राघव का एक नया रूप आदिति देखने जा रही थी, और वहीं पे धीरे धीरे उसके दिल की जख्म भी भरते जा रहे थे। लेकिन हाँ, कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि राघव उसे अपने एहसानों के तले दबाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। और फिर वो सोचती थी, नहीं, अब मुझे इतना निगेटिव उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। शायद राघव ऐसा ही है। उसको राघव की वो बात याद आने लगी। उन्होंने कहा था उसे उस दिन, सच्चा प्यार ऐसे ही होता है, क्षमाशील। और वो अपने उस शब्द को पल पल निभाने की कोशिश कर रहे थे। कितना भी सोचे कि अब वो जो हुआ उसके बारे में नहीं सोचना है, तो भी अदिति उन्हीं ख्यालों में खोई रहती थी। वो तो राघव की प्यार भरी धमकियां थी जो उसे जिंदगी जीने पर मजबूर कर रही थी। राघव उसके लिए अच्छे अच्छे बुक्स ला कर देते थे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बिजी रखे। ऐसे ही एक सुबह अदिति को बाजू वाले कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो राघव को पूछती है, क्या हो रहा है वहाँ? राघव कहता है, वो तुम्हारे लिए सरप्राइज है, 10-12 दिन रुको, अपने आप पता चलेगा। अदिति सोच में पड़ती है, क्या होगा, क्या सरप्राइज होगा मेरे लिए? और देखते ही देखते वो दिन आ भी जाता है। राघव अदिति को कहता है, अब चलो, मैंने बोला था ना तुम्हें एक सरप्राइज के बारे में,
चलो अभी वो देखने का टाइम आया है। राघव उसे उस कमरे में लेकर जाता है। दरवाज़ा ओपन करते ही आदिति देखते ही रह जाती है। उसके पैर अचानक से कांपने लगते हैं और उसकी आंखें भर आती है। वो खड़े खड़े ही वहाँ चेयर पे बैठ जाती है। वो कमरा बच्चे के आने की खुशी में पूरी तरह से सजाया गया था। वहाँ स्पेशली ब्लू और पिंक कलर का ज़्यादा ख्याल रखा गया था। रंग बिरंगी खिलौने, छोटे छोटी गाड़ियाँ, डॉल्स, टेडी बियर्स, छोटा सा बेड, झूला, वो सब कुछ जो बच्चों के कमरे में होता है उसका बहुत खूबसूरती से राघव ने अरेंजमेंट करवाया था। और वो सब देखकर आदिति बहुत खुश हो गई थी। उसको अब सच में राघव के एहसान तले दबने की भावना फील हो रही थी। कैसा लगा सरप्राइज तुम्हें आदिति? अच्छा लगा? अगर तुम्हें और कुछ सजेस्ट करना है तो तुम कह सकती हो। आदिति तो कमरे को देखकर खुद को ही भूल गई थी। उसको राघव ने एक सुखद धक्का दिया था। वो अभी भी उस बेबी बेड के ऊपर टंगी हुई उस मदर मेरी की तस्वीर को देख रही थी, जैसे कि उस तस्वीर में पूरी दुनिया भर की ममता, करुणा और प्यार उतरा हो। आदिति, मैंने कहा कैसा लगा तुम्हें सरप्राइज? अगर तुम्हें और कुछ सजेस्ट करना है तो तुम कह सकती हो। मैं इंटीरियर डिजाइनर को बोल दूंगा। हाँ, नहीं राघव, बहुत खूबसूरती से बनाया है कमरा। इसे ऐसे ही रहने दीजिए, कहीं पे भी कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। जैसा है ऐसा ही रहने दीजिए। जिसने भी बनाया है इसे बहुत दिल से बनाया है। वैसे मैडम, बनाया तो इंटीरियर डिजाइनर ने ही है, लेकिन उसका डिजाइन मैंने किया है। यहाँ क्रेडिट मिलना चाहिए। राघव अपनी तरफ उंगली दिखाकर हंसते हुए बोलता है। आदिति उसे प्यार से गले लगाती है। राघव, मुझे इतना भी खुश मत करो कि खुद पे शर्म आ जाए। अरे पागल, ये सब तुम्हारे लिए थोड़ी ना है, ये सब तो हमारे बच्चे के लिए है। अब सिर्फ 1 महीना ही बचा है। नन्हा मेहमान कभी भी आ सकता है। मैं यहाँ दिन गिन रहा हूँ और तुम हो कि बस रोना और रोना। थोड़ा तो सोचो आदिति। जहाँ तक मुझे पता है, प्रेगनेंसी में हमेशा खुश रहना चाहिए, तभी जाकर एक हेल्दी बेबी जन्म लेता है। अब बिल्कुल भी रोना नहीं तो अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। और वो दोनों वहां से अपने कमरे में चले जाते। राघव आदिति का फेवरेट म्यूजिक ऑन करता है और म्यूजिक सुनते सुनते दोनों भी रात की आगोश में खो जाते हैं। इस बात को 10-12 दिन हो गए थे। कल रात आदिति असहाय वेदनाओं से तड़प रही थी। घर में सब उसकी हेल्थ को लेकर चिंतित थे। उसको डॉक्टर देसाई के क्लिनिक में एडमिट कराया था। डॉक्टर देसाई सबको बोल रही थी कि सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। आदिति को मन ही मन लग रहा था कि इसमें ही मुझे मौत आ जाए, सबसे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होने वाला था। अगर ऐसा होता तो नियति का कोई अस्तित्व नहीं होता। इंसानों की जिंदगी में जो भी होता है वो वही तो डिसाइड करती है। अगर इस दुनिया में सबके साथ उनके मन के जैसा होता तो कोई भी नियति का जिक्र भी नहीं करता, नामो निशान तक मिट जाता उसका। ब्रह्मा ने बनाया ही है उसको इसलिए कि वो सबका नसीब लिख सके। खैर, जिंदगी जीने में तभी मजा आता है जहाँ सुख के साथ थोड़ा बहुत दुख भी हो। और अगर ऐसा नहीं होता तो सुख की वैल्यू भला किसको समझ में आती। आदिति अंदर लेबर पेन से तड़प रही थी। उसका दर्द राघव को देखा नहीं जा रहा था। बाहर सब गुड न्यूज का वेट कर रहे थे। सबके चेहरे पे खुशी तो थी, लेकिन एक चिंता के साथ। आदिति की सारी शक्ति अब खत्म होने लगती है। और तभी एक नन्ही सी चिलकारी बाहर सबके कानों में पड़ती है। सब आतुर हुए थे जानने के लिए कि क्या हुआ है, माँ और बच्चा कैसा है। तभी डॉक्टर बाहर आते ही सबको बधाई देती है। तभी डॉक्टर देसाई बाहर आती है और सबको बधाई देती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, लक्ष्मी आई है आपके घर। लक्ष्मी बेटी, मेरी राघव की संतान। निर्मला जी की आंखों से आंसू और चेहरे में अलग ही एक तृप्ति थी।
शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतना वो खुशी से झूम उठी थी। उन्होंने आदिति को ट्रीट करने वाली उस नर्स को तुरंत अपने गले की कीमती चैन उतार कर दी और अंदर जाकर आदिति के माथे को प्यार से चूम लिया था उन्होंने। और फिर क्या, बच्ची को घर वालों को दिखाकर उन दोनों को भी, माँ और बेबी को, दूसरे कमरे में शिफ्ट किया जाता है। थोड़ी देर बाद सबको आदिति और बच्चे को मिलने की परमिशन मिल जाती है। आदिति भी अब पेन से अच्छे से संवर गई थी। राघव उसके पास जाता है और उसके माथे को चूमते हुए कहता है, अभिनंदन मिसेस अग्रवाल, दूसरी आदिति देने के लिए। बिल्कुल तुम्हारी छवि है, रूप की खान। मैं तो देखकर ही पागल हो गया हूँ। नजरों से दूर करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और पता है मैंने नाम भी सोच लिया है। बताओ क्या नाम हो सकता है? आद्रिशा, आदिति की आद्रिशा। कैसा है? अच्छा लगा? तुम्हें याद है आदिति, हम हनीमून से लौटते टाइम मेरी स्कूल में गए थे और हमें वहाँ एक लड़की मिली थी जिसकी बॉल हमने लौटाई थी। बिल्कुल वैसी ही है लड़की हमारी, बिल्कुल वैसी, वही लड़की। और उसका नाम भी तो अद्रिशा ही था। आदिति, मैं आज बहुत खुश हूँ। आज पूरे शहर में मिठाई बटेगी। आदिति की माँ और निर्मला जी आदिति को मिलने अंदर जाते। वो दोनों भी आज बहुत खुश थे। निर्मला जी बच्चे को उठाकर अपनी गोद में लेती है और उसे देखकर कहती है, पता है आदिति की माँ, ये जो इसकी गाल का तिल है ना, वो हमारे सबरवाल्स की खानदानी निशानी है। आदिति निर्मला जी के मुंह से वो बात सुनते ही उसके दिल की धड़कन रुक जाती है, मानो जिंदगी जैसे ठहर गई हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। अद्रिशा आदिति और शौर्य दोनों का संगम थी। दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। हे भगवान, और क्या क्या लिखा है तुमने मेरे नसीब में। उसे याद आता है शौर्य के गाल पर का वो दिल जो उसे सबसे प्यारा लगता था। निर्मला जी बोलते ही जा रही थी, पता है आपको, पहले ये दिल राघव के दादाजी के चेहरे पे आया, फिर वो राघव के पापा के पास आया, लेकिन उसके बाद राघव को नहीं आया, वो नंदिनी के घर गया और फिर वो सबरवाल्स के पास ही आया इस बच्चे के रूप में। लक्ष्मी आई है मेरे घर, कहकर वो बच्चे के पैर अपने माथे पे लगा दिए। आदिति ने अभी तक अपने बच्चे को देखा भी नहीं था। आदिति की माँ बच्चे को लेकर उसके पास जाती है। आदिति, तुम ठीक हो ना? देखो तो जरा तुमसे मिलने कौन आया है। बिल्कुल दूसरी आदिति है ये। आदिति कोई भी जवाब नहीं देती है, लेकिन वो उन दोनों की बातें भी तो सुन रही थी। उसे बच्चे को देखने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वो ऐसा कब तक करती? कब तक वो अपने बच्चे का मुंह नहीं देखती? 2 दिन के बाद आदिति को डिस्चार्ज मिल जाता है। वो घर आ जाती है। बच्चे का नामकरण बड़े ठाट से होता है। उसके बाद दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और उसके बाद अब साल भी बीत गए। आद्रिशा उस घर में बड़ी हो रही थी, हंस रही थी, खिल रही थी, पूरे घर को अपने आसपास नचाती थी। उसने रूप तो आदिति का लिया था, लेकिन आंखें बिल्कुल शौर्य जैसी थी, नीली नीली, बाल भी वैसे ही घुंघराले। उसे देखकर कोई भी उसका दीवाना बन जाता था। सिर्फ रूप ही नहीं, वो बातें भी शौर्य की जैसी ही करती थी। बिल्कुल उसकी जैसी बातूनी थी वो। कोई हाथ नहीं पकड़ सकता था उसका बातों की धनी थी। और उसकी इन्हीं अदाओं से शायद उसको नजर ना लगे, इसलिए वो काला तिल था उसके गालों पर। आदिति दिन रात उस तिल की तरफ देखती थी और फिर वही पुरानी यादें। वो तिल उसे शौर्य की यादों से बिल्कुल भी बाहर नहीं आने देता था। उसके रूप में घर में खुशियां आई थी। राघव ने उसकी अपनी दुनिया तो आद्रिशा के आसपास ही बसाई थी। ऑफिस से आने के बाद सीधा वो आद्रिशा के पास चला जाता था, उसके साथ खेलता था, मस्ती करता था, उसको बाहर घुमाने लेकर जाता था। उसे क्या चाहिए क्या नहीं, ये सब का ख्याल राघव रखता था। और इसी वजह से कहीं ना कहीं
आदिति से ज़्यादा राघव उसके साथ घुल मिल गई थी। वो उस घर में एकदम प्रिंसेस की तरह बढ़ रही थी। राघव उसे कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होने देता था। राघव को यूँ अद्रिजा के साथ इतना घुल मिलता देखकर आदिति भी अब निश्चिंत हो गई थी।